अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आपका होस्ट शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। जैसे कि रात गुजरात में हम मोहतरम ज़ैन कुरैशी साहब थे, हमारे पास एक बहुत मकबूल लीडर। इसी तरह आज लाला मूसा में हमारे पास साथ हैं जनाब अहमद डोगर साहब दीनत अल औलिया के शहर से, और यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं कि जिस चीज़ की कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं, लेकिन हम उनसे बेहतर तरीके से पूछने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर पहले तो आपका बहुत थैंक्स, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप ये देखें ना, अब शाम होगी, आप मुसलसल मेहनत करते जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मकासद होते हैं। आप थोड़ा आसान लफ्ज़ों में थोड़ा बताएं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे एक ही मकासद है कि खान साहब ने जो अलम उठाया इस कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने का, उस कारवां को लीड कर रहे हैं वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, और जीटी रोड से ये काफ़िला बड़े अज़्म के साथ रवां दवां है। आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ कल आपने गुजरात का मजमा देखा, जो पूरा गुजरात शहर ने जिस तरह से शोहदा के शहर ने इस्तकबाल किया इस मार्च का, आज लाला मूसा और कल खारियाँ, और ये इंशाअल्लाह मार्च जो है अपने मंजिल की जानिब रवां दवां है, और वो काफ़िला अपने मंजिल पे जाकर डेरे डालेगा और इस कौम को इस इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात दिलाएगा, और इस मुल्क में दोबारा खल्क़ खुदा की हुकूमत आएगी, इंसाफ का बोलबाला होगा और बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, खुशहाली आएगी, और इंशाअल्लाह मर्द कलंदर इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा बनेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आप ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ग़ुलामी तो बड़ी बुरी चीज़ होती है, उसमें तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियतें भी मदूम हो जाती हैं, और उसका फलना फूलना भी रोक जाता है, और यहाँ पर आने वाली तरक्कियाँ भी रोक जाती हैं। तो जब ये पाकिस्तान बकौल जो आप फरमा रहे हैं कि जब आज़ाद होता है तो यहाँ के जो गरीब आम उनको क्या मिलेगा, क्या बेहतरी निकल आएगी? देखिए, आपने देखा कि इन 3.5 सालों में गरीब आवाम के लिए बड़ी खुशहाली आई, काश्तकारी जो है वो अरूज पर थी, हमारी बेहतरीन जो 3-4 मेन फसलें हैं उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई, और बाज़ारों में रहल पहल थी, रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री की सेल हुई, और टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है 20 साल के बाद वो तरक्की के ऊपर चला, और जितनी उनकी एक्सपेंशन हुई और जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर ने इस मुल्क में रोज़गार दिया वो आपके सामने है, और बाहर से रिकॉर्ड ज़र मुबादला आया, और मुल्क बेहतरीन हमारी माशी पॉलिसियों से कोरोना के बावजूद एक तरक्की की राह पर चल पड़ा था। जी जी बिल्कुल। ये बात महीना पहले के हालात देख लें और आज के हालात देख लें, इस हुकूमत ने जो हमारी मुल्क के गरीब आवाम पर हर मकतबा फ़िक्र की जेबों पर जो डाका डाला पेट्रोल और डीज़ल से, और फिर जो मईशत की तबाह हाली है, बेरोज़गारी है, और उसके ऊपर जो बिजली के बिल हैं, तो लोग तंग हैं, मजबूर हैं, ख़ुदकुशियाँ करने पर फाका कशी है, और हर शख्स इस हुकूमत से निजात की दुआ मांग रहा है, क्योंकि ये एक ख़ास एजेंडे पे आई थी, और इनका एजेंडा था कि अपनी करप्शन का इन्होंने दिफा करना है। जो 1100 अरब रुपया जो इनके ऊपर मुकदमात थे वो NRO 2 के ज़रिए उन्होंने बचाए, नैब को ख़त्म कर दिया, और इससे बढ़कर इस मुल्क के साथ क्या जुल्म होगा कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के साथ, कि एक शख्स जो यहाँ से मफरूर होकर गया और झूठी बीमारी का जाली रिपोर्टें तैयार करवा कर गया, और वो सज़ा याफ्ता आदमी है, आज इस मुल्क के आर्मी चीफ का फ़ैसला वो लंदन में बैठ कर रहा है। इससे ज़्यादा इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ क्या मजाक होगा? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो कोरोना जैसा दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होने को मुश्किल हो गया था, यहाँ पर खान ने स्ट्रगल किया, इस बात में तो कोई शक नहीं है, मैं आपकी बात इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा सर, अगर ये जो जिस बंदे ने ये पाकिस्तान बनाया वो एक कानूनदान थे, वकील थे, तो यहाँ पर फिर कानून की पासदारी क्यों नहीं की जा रही है, क्यों कानून को ऊपर की सतह पर क्यों नहीं देखा जा रहा या क्यों नहीं लिया जा रहा? हम यही सवाल आज भी तकरीर में खान साहब ने आला अदलिया से किया कि जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ ना हो वो माशरा फिर जंगल का माशरा बन जाता है। और जो जंग अजीम दोम का जो जिक्र किया कि जब हिटलर से पूछा गया कि क्या इस मुल्क में बरतानिया में चर्चिल ने जब पूछा जब हिटलर की फ़ौजें आ रही थी तो क्या इस मुल्क में जो कानून है और इंसाफ मिल रहा है, तो उसने कहा हाँ जी।
تو انہوں نے کہا اگر انصاف مل رہا تو پھر اس معاشرے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. تو یہ بدقسمتی ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عدالتی نظام ہے وہ اس وقت بالکل جس کو کہتے ہیں مفلوج ہو کر رہ گیا. ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس میں ریفارمز کریں اور آئینی اصلاحات کریں. عام آدمی کے لیے اسپیشلی جوڈیشل ریفارمز بہت ضروری ہیں. اس میں اس قانون کے اندر یہ قانون جو ہے جو موقع پہ عمل درآمد ہوتا ہے وہ چوروں کو چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ طاقتور آدمی لے کر جاتے ہیں. اور ہم پاکستان کا قانون وہ مکڑی کا جالا ہے کہ طاقتور تو اس کو چیر پھاڑ کے نکل جاتا ہے اور غریب آدمی پھنس جاتا ہے. تو جب انصاف کا بول بالا ہوگا اور ایک ہی طرح سے انصاف کا جو پیمانہ برتا جائے گا تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا. تحریک انصاف کی تو بنیاد بھی اسی بات پر ہے کہ نام بھی یہی مساوات کو قائم کیا جائے گا، مساوات، رواداری اور انصاف کی حاکمیت. اور جو دولت کی گردش ملک میں کسی کے پاس بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس بہت کم ہے، کسی کو مواقع نہیں مل رہے، وہ بھی انشاءاللہ توازن رہے گا. ظاہر ہے کہ ایک احتساب کا جو نظام ہے وہ مؤثر نہیں ہے نا. اگر احتساب کا نظام مؤثر ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کلیکشن صحیح ہو جائے اور معاشرے میں ٹیکس کلچر کا فقدان ہے تو پھر یہ معاشرہ ترقی کرے گا. اس ملک کے اندر بڑا پوٹینشل ہے، اور انشاءاللہ جب اس کو عمران خان جیسے ایک سچے محب وطن ایماندار لیڈر کی قیادت میسر آ گئی تو یہ ملک جو ہے بہت ترقی کرے گا. اور یہ جس خطے میں آپ کھڑے ہیں، لالا موسیٰ اور ضلع گجرات، یورپ امریکہ جانا ہوتا ہے تو یہاں کے میجارٹی لوگ وہاں ہیں. میں ان اوورسیز پاکستانیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن وہ پھر مجبور ہیں کہ جب یہاں کچھ نہیں ملتا تو اپنا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں. کون اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے؟ یہی تو ایک لڑائی ہے جو عمران خان چاہتا ہے کہ جب اس ملک کے اندر خوشحالی آئے گی، انصاف کا بول بالا ہوگا تو باہر سے لوگ بھی انشاءاللہ پاکستان میں روزگار کے لیے آئیں گے. جی بالکل بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ وہ ہمارے یہاں آ کے نوکریاں کرتے تھے سلطان ٹیپو کے دور میں. آج یہ حالت ہے کہ ہم ادھر جاتے ہیں. اچھا سر، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دیتا ہے، آپ کو حکومت آتی ہے تو قوم یہ امید رکھے کہ انشاءاللہ ان کو جینے کے نئے سرے سے ڈنگ نظر آ جائے گا. انشاءاللہ آپ کو ایک تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ. مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو. جی میرے ساتھ موجود تھے جناب احمد ڈوگر صاحب، انہوں نے وقت دیا، ان کا بہت تھینکس. اور پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم. اینکر شیخ مظفر کو اجازت دیں. بہت تفصیل سے انہوں نے اپنی جو ان کی باتیں تھیں انہوں نے بیان کی. تو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی اہم شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.